हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप में से लगभग 87% लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। डीमन ब्लड लाइन अवेकन करने के बाद प्रिमोर्डियल एसेंस ब्लड को रिफाइन कर सकते हो। मुश्किल वक्त में खून की एक बूंद से दोबारा जिंदा हो सकते हो। प्रिमोर्डियल एसेंस ब्लड को रिफाइन करने के लिए पूरे शहर की क्यूआई और ब्लड को कॉन्डेंस करना पड़ता है। ये प्रोसेस बहुत दर्दनाक होता है और ये तुम्हारी खुद की क्यूआई और ब्लड की एसेंस को लगातार निकलता रहता है। एक बूंद प्रिमोर्डियल एसेंस ब्लड रिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा क्यूआई और ब्लड की एसेंस मोबिलाइज करनी पड़ती है, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। गुकिंग फेंग ने बोतल का ढक्कन खोला और ट्रू एसेंस पिल अपने मुंह में डाली। एक और जान मिल गई है तो ये थोड़ा सा दर्द क्या चीज है। अब मेन रिफाइनिंग शुरू करता हूँ। गुकिंग फेंग पलथी मार्क बैठ गया और प्रिमोर्डियल एसेंस ब्लड को कॉन्डेंस करने लगा। कॉन्डेंस करने के प्रोसेस के दौरान वो दर्द सह नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। काफी देर बाद आखिरकार उसने प्रिमोर्डियल एसेंस ब्लड की एक बूंद कॉन्डेंस कर ली। उफ! सिर्फ एक बूंद प्रिमोर्डियल एसेंस ब्लड ने मेरी आधी जान निकाल दी। और वो बेवकूफ ब्लड डीमन के पास 36 बूंदें थी। सच में एक नंबर का जानवर है। दरवाजे पर दस्तक हुई। गुकिंग फेंग ने चिल्लाकर कहा, अंदर आ जाओ। फैटी वैंग ने दरवाजा धकेलकर अंदर आते हुए कहा, लॉर्ड गु। वो हैरा होकर मुंह खोल दिया और गुकिंग फेंग को सहारा डीन के लिए दौड़ता हुआ उसके पास गया। ओह मेरे लॉर्ड गु, आपने कहा था कि आप सेक्लूडेड कल्टिवेशन कर रहे हैं, ये क्या हाल बना लिया है आपने? गुकिंग फेंग ने समझाया, कल्टिवेशन में बहुत थक गया था। फैटी वैंग ने आंखें छोटी करके शरारत से हंसकर कहा, लॉर्ड गु, बेवकूफ को भी बेवकूफ बनाना हो तो थोड़ा ढंग का बहाना तो बनाओ। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कभी कल्टिवेट किया ही नहीं। मैं समझ गया, लॉर्ड गु भी मेरी तरह है। हेवन फ्रेग्रेंस पवेलियन से वापस आने के बाद अंदर की आग पूरी तरह बुझी नहीं थी। बस कुछ बार मौज मस्ती की और अब ये हाल है। गुकिंग फेंग ने उस मोट की अजीब हरकतें देखकर पूछा, फैटी वैंग, तुम क्या सोच रहे हो? ओह लॉर्ड गु, मैं आपको ये बताने आया था कि आपको यिन माउंटेन काउंटी जाना है। आप इन कुछ दिनों से बस कल्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए लॉर्ड ही आपसे बहुत नाखुश है। उन्होंने कहा है कि आप वहां जाकर रिपोर्ट करें। गुकिंग फेंग ने स्मार्ट किया, ही फेंग हुआ। वो कमीना इसलिए नाखुश होगा क्योंकि उससे कोई क्रेडिट नहीं मिला होगा, है ना? आखिरकार उस मामले में तो फैटी वैंग और क्षु यीशुओ को भी हजारों मेरिट पॉइंट्स मिले थे और उनकी कल्टिवेशन भी एक लेवल ऊपर हो गई थी। ये कमीना जरूर अब मुझे परेशान करने का मौका ढूंढ रहा होगा। गुकिंग फेंग अभी भी वही लेटा हुआ था। फैटी वैंग ने घबराकर पूछा, लॉर्ड गु, आप कब निकल रहे हैं? आप दोनों प्रोफाउंड ए रैंक डीमन एग्जर्सिस्ट्स सीधे एक दूसरे से क्यों नहीं लड़ लेते? मुझे बीच में क्यों फंसाना है? गुकिंग फेंग ने पीठ घुमाकर चिल्लाया, निकल जा। उसको बोल दे मैं सोना चाहता हूँ। फैटी वैंग ने आह करके कुछ कहना चाहा, पर गुकिंग फेंग ने उसकी बात काट दी। कैसा आहा? चुपचाप निकल जा यहाँ से, मेरी नींद खराब मत कर। अगर कुछ भी काम है तो उसको बोल मेरे पास आए। ये कहकर वो खराटे मारने लगा। फैटी वैंग मन ही मन पसीने छोड़ने लगा। लॉर्ड गु दूसरी चीजों में तो बहुत जबरदस्त है, पर जब रिलैक्स करते हैं तो हम जैसे ही हो जाते हैं। और तो और मेरी तरफ अपनी गांड करके सो गए। फैटी वैंग के दिमाग में एक चमक आई, गांड, ये तो मैं समझ गया। लॉर्ड गु मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, तभी तो उन्होंने इतना जरूरी काम मुझे सौंपा है। सच में गुदरे के साथ रहना तो बहुत सोचना पड़ता है, उनकी हर हरकत का हिडन मीनिंग समझना पड़ता है, तभी थोड़ी कम दांत पड़ेगी। मोटा वैंग बाहर गया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। गुदरे, आप फिक्र मत करो, मैं ही दरे को सच्चाई बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगा, आपकी रेपुटेशन जरूर बचाऊंगा। अगर मैंने ये काम ठीक से किया तो गुदरे, आप टायनेक्सियन ब्रॉथल में मेरे बिगाड़े हुए काम के लिए गुस्सा नहीं करोगे। अगले दिन मोटा वैंग भागता हुआ आया और घबराते हुए बोला, गुदरे, सब खत्म हो गया। मोटा वैंग, तू तो गया काम से, अंदर आते हुए नॉक करना नहीं आता क्या? ध्यान रख, मैं तेरी सैलरी काट दूंगा। गुदरे, मैं आपका बेकार सबॉर्डिनेट हूँ, आपकी परेशानी दूर नहीं कर पाया क्योंकि आप अपने पोस्ट से बहुत देर तक गायब थे, इसलिए हेदरे ने आपकी शिकायत लॉ एनफोर्समेंट हॉल में कर दी है। गुकिंग फेंग ने असमोट का कॉलर पकड़ा और दांत पीसकर पूछा, फिर से बोल, क्या बोला? मोटा वैंग ने हकलते हुए कहा कि
ही दरे ने आपकी शिकायत लॉ एनफोर्समेंट हॉल में की है और आपकी 1 महीने की सैलरी काट दी है। गुकिंग फेंग गुस्से से दांत पीसने लगा। उस हरामी ने इतना बड़ा हो गया है और अब भी चुगलखोरी करता है क्या? अच्छा हुआ जेड ड्रैगन सीक्रेट रियल्म की डील ली टियानरिन के साथ थी। ली टियानरिन ने जरूर बीच बचीत की होगी, वरना हे फेंगुआ के उस चीप कैरेक्टर के साथ लॉ एनफोर्समेंट हॉल शायद मेरी पोस्ट हाई ले लेता, सिर्फ सैलरी काटने के बजाय। गुकिंग फेंग ने एक पतला कपड़ा फेंकते हुए बोला, चलो मोटा वैंग, यिनसन काउंटी चलते हैं। गुकिंग फेंग एक गुस्से वाले चेहरे के साथ बाहर निकला। 1 महीने की सैलरी? 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि मैंने अपने 1/12th खो दिया? यू ओल्ड डॉग, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, तू देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यिनसन काउंटी जेनमो डिवीजन का ब्रांच ऑफिस। गुकिंग फेंग कमरे में गया और खुद से बोला, बिल्कुल गुस्सा नहीं होना, गुस्सा किया तो काम बिगड़ जाएगा। भले ही अंदर से गुस्सा हो, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। इस लड़ाई में हार नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। गुकिंग फेंग ने एक लंबी सांस ली और बोला, ओहो ओल्ड ही, मीटिंग चल रही है क्या? ही फेंगुआ ने अपनी चेयर पे हाथ पटकते हुए चिल्लाया, बदतमीज, कोई अदब नहीं है क्या? तुम्हें मुझे हे दरे कहना चाहिए। गुकिंग फेंग ने मुंह बनते हुए पूछा, दरे क्या होता है? मुझे तो याद है हम दोनों सेम लेवल के हैं। अगर मैं तुम्हें हे दरे बुलाऊं तो क्या तुम्हें मुझे गुदरे नहीं बुलाना चाहिए? मैं यिनसन काउंटी के जेनमो डिवीजन का कमांडर हूं और तुम सिर्फ मेयर असिस्टेंट हो। हर हाल में तुम्हें मुझे ऐसे ही बुलाना चाहिए। छोड़ भी दो, तुम 40 से ऊपर हो तब जाके XUN लेवल डीमन स्लेयर बेन हो, और मैं अभी 20 का भी नहीं हुआ और तुम्हारे लेवल पे हूं। कुछ साल बाद हो सकता है मेन अर्थ लेवल या हेवन लेवल बन जाऊं। क्या लगता है सही कह रहा हूं ना ओल्ड ही? गुकिंग फेंग ही फेंगुआ के पास गया, उसके कपड़े थोड़े ठीक किए और आगे बोला, ओल्ड ही, पता नहीं तुमने ये कहावत सुनी है या नहीं, अगर आज तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो कल मैं तुम्हें इतना नीचे गिराऊंगा कि तुम ऊपर उठ भी नहीं पाओगे। क्या तुम्हें पता है आज मैं तुमसे मिलने क्यों आया हूँ? मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा ओल्ड ही, तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी दूसरों की चुगली करते हो पीछे से। लॉ एनफोर्समेंट हॉल से मेरी 1 महीने की सैलरी कटवा दी। क्या तुम्हें लगता है मैं इस थोड़े से पैसे की परवाह करूंगा? गुकिंग फेंग ने अपनी जेब से एक बैंक नोट निकाला और दिखाते हुए बोला, सच कहूं तो पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था, पर किसमें पता था, कुछ दिन पहले मैं तुमसे मिला, बाहर मुझे 20,000 टेल से ज्यादा मिल गए। ओल्ड ही, तुम बताओ कौन इतना बेवकूफ होगा कि ऐसे हाई 20,000 टेल गिरा दे? ही फेंगुआ ये सुनकर खून थूकने लगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम 40 साल से ऊपर हो गए हो, क्या तुम्हें अभी तक ये बात नहीं पता? ही फेंगुआ ने अपने मुंह से खून पोंछा और गुकिंग फेंग को घूरने लगा। गुकिंग फेंग को इज्जत की कोई परवाह नहीं है और उसमें बहुत सी अजीब बातें भी हैं। उसके साथ सीधा सीधा टकराना मेरे लिए बेकार होगा, ये याद रखना। ही फेंगुआ ने कहा, आज यिनसन काउंटी के डीमन एक्सटर्मिनेशन मिशन पे ऑफिशियल मीटिंग है, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। गुकिंग फेंग एकदम नेचुरल तरीके से मुस्कुराया और बैठ गया। मैं यिनसन काउंटी का कमांडर हूं कब से। भले हाई यिनसन काउंटी में हमेशा शांति रही है, पर डीमंस बहुत चालक होते हैं, अंधेरे में छुपते हैं, उनसे सावधान रहना जरूरी है। आज मैंने सबको यहाँ बुलाया है ताकि हम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर सके और ट्रूप्स डिप्लॉय कर सके डिफेंस के लिए। गुकिंग फेंग ने पैर पे पैर रखकर बदबदाया, इसकी फालतू बातें तो बुद्धि और अटोन के पैरों में लपेटी पट्टी जैसी हैं, लंबी भी और बेकार भी। अगर गुदरे सुनना नहीं चाहते तो मैं गुदरे के ट्रांसफर की बात पहले करूंगा ताकि गुदरे जल्दी निकल सके। गुकिंग फेंग मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पिछली बार जैब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी, ही फेंगुआ ने सीधे सीधे मुझे हटशुई विलेज के 7 डीमन जनरल्स का बड़ा तोहफा दिया था। पता नहीं इस बार कौन सा सरप्राइज मिलेगा। तुम XUN लेवल हो और हटशुई विलेज, जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, वो पूरा गांव ही खत्म हो गया। इसलिए मैंने सोच समझकर फैसला किया है कि तुम इस पूरे यिनसन काउंटी के डीमन एक्सटर्मिनेशन का काम संभालोगे। गुकिंग फेंग ने हैरानी से पूछा, सच में? बदलोगे नहीं ना? बिल्कुल, पर याद रखना, जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ओल्ड ही, मैं पूरे यिनसन काउंटी के डीमन एक्सटर्मिनेशन का काम करूंगा, तो तुम क्या करोगे? मेन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स मैनेज करूंगा, प्लानिंग करूंगा और स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा। गुकिंग फेंग ने आंखें छोटी करके ताना मारा, समझ गया, तुम कुछ भी नहीं करोगे। अगर मिशन के दौरान डीमन स्लेयर को कोई पावरफुल डीमन मिल जाए तो लॉजिस्टिक्स का काम है ट्रूप्स भेजना रीइंफोर्समेंट के लिए, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करना, ब्रांचेस को कोऑर्डिनेट करना,
और रियर गार्ड को मेंटेन करना अगर बाय चांस। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, बुकिंग फेंग साइड में जोर से हंसने लगा। क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड करना है जैसा तुम बोल रहे हो? सीधे चार्ज करो और खत्म। पिछली बार के डीमन के साथ भी मैंने यही किया था। ही फेंग हुआ एक पाल के लिए हैरान रह गया। अगर गुदरे इतने कॉन्फिडेंट है तो गुदरे के पास जरूर डीमन एक्सटर्मिनेशन का अपना तरीका होगा, जो दूसरे डीमन स्लेयर्स को नई चीजें सिखा सकता है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। तो तुम्हारे एरिया के सारे डीमन रिलेटेड मैटर्स बुकिंग फेंग को रिपोर्ट किए जाएंगे और वो सब कुछ हैंडल करेगा। सबने एक साथ जवाब दिया, हाँ ही दरे। बुकिंग फेंग और हे फेंगुआ ने एक दूसरे को शातिर मुस्कुराहट के साथ देखा। ही, यू ओल्ड डॉग, तुम यही मेरा इंतजार कर रहे थे ना? मेरा मजाक बनाना चाहते हो? सपने देखना छोड़ दो। बुकिंग फेंग, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी देर तक ऐसे अकड़ सकते हो। मीटिंग खत्म होने के बाद बुकिंग फेंग ने कहा, मोटा वैंग, शू यीशुओ, तुम दोनों यिनसन काउंटी में जितनी भी डीमन रिलेटेड बुक्स मिलें सब ढूंढकर मेरे पास ले आओ। मोटा वैंग और क्षू फैन ने एक साथ कहा, जी दरे। सर, आप श्योर हैं ना? सर, अभी भी वक्त है अगर आप अपना माइंड चेंज करना चाहते हैं। बुकिंग फेंग ने बाहें बांधकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। ये चारों लोग तो हा फेंग हुआ के पक्ष में हैं। अब उन्हें ऑर्डर देना बिल्कुल सही नहीं होगा, और अगर ऑर्डर दे भी दिया तो भी वो सिर्फ ऊपर से मानेंगे, दिल से नहीं। क्या मैं खुद ही फेंग हुआ को मुझे मुश्किल में डालने का मौका नहीं दे रहा? ये सोचकर बुकिंग फेंग ने आगे कहा, मेरे पास अपना प्लान है, तुम लोग बस वही करो जो मैं कहता हूँ। फैटी वैंग और क्षू फैन थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए। क्या सर कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ी देर बाद बुकिंग फेंग अपने कमरे में बैठा किताबें पलट रहा था। उसके चरण तरफ किताबों का एक ऊंचा ध्येय लगा हुआ था। इसी वक्त फैटी वैंग और किताबों का एक और ध्येय लिए अंदर आया। गुसर, ये इस साल के डिमोनिक रिकॉर्ड्स हैं। इसमें यिनशन काउंटी के एक साल के बड़े और छोटे सभी अजीब घटनाएं और डिमोनिक इवेंट्स लिखे हैं। बुकिंग फेंग ध्यान से किताब पढ़ रहा था। उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। ठीक है, वही रख दो। तुम लोग जो करना चाहते हो करो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। यिनशन काउंटी के रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड 1, यिनशन काउंटी के उत्तर में एक सुनसान जगह पर अक्सर लोगों को एक पुरानी हवेली दिखती है। एक बार एक राहगीर गलती से वहां घुस गया। उसके परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कितना भी ढूंढा वो हवेली एफआईआर कभी नहीं मिली। रिकॉर्ड 2, यिनशन काउंटी के दक्षिण में रहने वालों का कहना है कि कभी कभी आधी रात को शादी की खुशनुमा हंसी मजाक की आवाजें आती है। कुछ हिम्मती लोग देखने गए तो उन्होंने देखा कि पालकी उठाने वालों की एक टीम एक बड़ी सजी धजी पालकी उठाकर ले जा रही थी और एक मैचमेकर दुल्हन को ला रही थी, जबकि यिनशन काउंटी में रात को दुल्हन लाने की कोई प्रथा नहीं है। रिकॉर्ड 3, यिनशन काउंटी के ज़ेन किंग शिटाउन के बाहर एक गहरी झील है। झील का पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है और उसकी गहराई का कोई अंत नहीं। सुना है सालों पहले एक चालक और आजाद ख्याल औरत जो मार्डन को लुभाती थी वहां डूब गई थी। उसके बाद से झील का पानी और भी ठंडा हो गया। जब भी कोई बच्चा वहां खेलने जाता है तो उसे मारा उठा ले जाती है। बुकिंग फेंग ने बैडबडेट ह्यू कहा, ये सब घटनाएं पहले भी डीमन स्लेयर्स ने इन्वेस्टिगेट की हैं, लेकिन अलग अलग कारणों से वो खाली हाथ लौट आए। उसने किताब पीछे फेंक दी और एक अंगड़ाई ली। हॉन्टेड हाउस, मारा, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो पहले इस मारा को ही निपटा देते हैं। उसके बाद बुकिंग फेंग अपने डू यूजलेस कंपेनियंस के साथ यिनशन काउंटी के ज़ेन किंग शिटाउन की तरफ चल पड़ा। एक नदी के पास पहुंचकर बुकिंग फेंग ने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोका और नीचे उतर गया। वो धीरे से नदी के किनारे की तरफ बढ़ा। फैटी वैंग उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया और बोला, गुसर, मैं जानता हूँ आप डीमंस को पकड़ने के लिए उतावले हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। ये मारा यहाँ कई सालों से है, इसकी पावर को कम मत समझना। अगर ये बाहर नहीं आती तो आप जल्दबाजी में पानी में मत कूद जाना। पानी में हमारी ताकत बहुत कम हो जाती है। शू फैन ने आगे कहा, और तो और ये झील सब कुछ रोक देती है। हमारे सारे टैलिस्मान्स और प्रोटेक्टिव स्पेल्स काम नहीं करते यहाँ। गुसर, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इस मारा को जमीन पर लाएं। बुकिंग फेंग ने उनकी बातें एक कण से सुनी और दूसरे से निकाल दी। उसने अपने कपड़े उतरे और क्षू फैन के चेहरे पर फेंक दिए और धमक से पानी में कूद गया।
शू फैन और फैटी वैंग घबरा कर चिल्लाए, सर प्लीज मत करो। उनका समझना गुकिंग फेंग पार बीसर रहा। फैटी वैंग एक कोने में शू फैन से पीठ मोड़कर बैठ गया। शू फैन उसके पास गया और पूछा, फैटी वैंग अब हम क्या करें? क्या करें? इंतजार और क्या? लेकिन सर, फैटी वैंग ने उसकी बात काट दी, क्या तुम मारा को हरा सकते हो? तुम्हारा वज्रा शेर है क्या? क्या तुम सर से ज्यादा स्मार्ट हो? शू फैन चुप हो गया और फैटी वैंग के बगल में बैठकर खाना खाने लगा। मैं अब भी सर पर भरोसा करता हूँ। फैटी वैंग ने हेस्ट हुए कहा, तो फिर सर के हेरोइक और पावरफुल रूप का आनंद लेने के लिए ये ड्राइड मीट खाओ। शू फैन ने पूछा, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं, बस मुझे ड्राइड मीट खाना था। पानी के अंदर गुकिंग फेंग ने बालों का एक गुच्छा देखा जो आपस में उलझा हुआ था। वो करीब तैरा और बालों का एक गुच्छा पकड़कर खींचने लगा। तभी वो बालों का गुच्छा हिंसा पर उतर आया। गुकिंग फेंग ने अपना डिवाइन विजन एक्टिवेट किया और उसके अंदर झांका तो उसने देखा कि एक मारा अंदर छुपी हुई थी। गुकिंग फेंग जैसे ही और करीब तैरा, बालों का वो गुच्छा एकदम से गुम गया और उस पर अटैक कर दिया। गुकिंग फेंग ने एक तरफ हटकर अटैक को डॉज किया। मारा उसके सामने सीधे प्रकट हो गई। गुकिंग फेंग ने मन ही मन सोचा, मेरा दोस्त 3 दिन मरने के बाद भी इतना सेफ नहीं होगा। आखिर ये इतने बालों का इस्तेमाल कैसे करती है और फिर भी टाकली नहीं होती? क्या मैं इसका राज जान सकता हूँ? ओह क्रैप, मैं तो डर गया। अब बालों की तारीफ करने का टाइम नहीं है। शैडो डीमन और स्पिरिट डीमन से निपटने के एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी भूत पिशाच से मिलने पर पहला स्टेप है डर का नाटक करना, एनर्जी बचाना ताकि बाद में एक्टिंग के लिए काम आए। अरे नहीं, लड़ाई के लिए। मैं भागा। मारा उसकी चाल में फैंस गई और गुकिंग फेंग के पैरों में बाल लपेटकर उसे वापस खींच लिया। टिंग। होस्ट पार मारा ने अटैक किया। वाटर एट्रीब्यूट +1। गुकिंग फेंग ने फ्राउन किया, +1। इतना कम क्यों? या फिर ठीक है, अब मेन स्ट्रगल नहीं करूंगा। अगर इसके बाल टूट गए तो क्या होगा? और अगर ये डरकर भाग गई तो मैं किसको ढूंढूंगा? आधे घंटे बाद गुकिंग फेंग सीधा लेटा हुआ था। मारा को जो करना था वो करने दे रहा था। टिंग। होस्ट पार मारा ने अटैक किया। वाटर एट्रीब्यूट +1। एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होने के बाद पता नहीं कितना वक्त गुजर गया था। टिंग। होस्ट पार मारा ने अटैक किया। वाटर एट्रीब्यूट +5। कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट का वाटर एट्रीब्यूट अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। आपको अंडर वाटर ब्रीदिंग स्किल मिली है। इस बार गुकिंग फेंग ने अपनी पूरी ताकत लगाई। आग की लपटें उसके पूरे शहर को घेर रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मारा ने मन ही मन सोचा, ये बंदा अभी तक मारा क्यों नहीं? उसने हाथ हिलाया और बालों का इस्तेमाल करके गुकिंग फेंग का गाला कास कर पकड़ लिया। गुकिंग फेंग ने सर खुजलाया। उफ, कितनी खुजली हो रही है। उसने झटके से खुद को उस बंधन से छुड़ाया। वो मारा हैरत से देख रहा था। ये इंसान तो पक्का ह्यूमन नहीं है। कोई भी इंसान इतना पावरफुल नहीं हो सकता। गुकिंग फेंग ने सोचा, अभी तो बस एक स्किल मिली है, ऐसे बीच में खत्म नहीं हो सकता। ये क्रीचर इतना वीक है, अगर मैंने ज्यादा फोर्स यूज किया और ये मर गया तो? गुकिंग फेंग लपककर उस मारा के पास आ गया। उसने अपने बालों का गुच्छा फेंका खुद को बंधने के लिए। मारा ने खुद ही बालों को काट दिया और भागते हुए चिल्लाया, लिविंग थिंग, मैं इतना बेवकूफ नहीं। गुकिंग फेंग थोड़ा निराश हो गया। मेरी एक्टिंग स्किल्स इसे भी धोखा नहीं दे पाई। एक के बाद एक सब मेरी एक्टिंग एबिलिटीज पार डाउट करते हो, माफ नहीं किया जाएगा। आज अगर मैंने तेरे अंदर से वाटर एट्रीब्यूट पूरा ड्रेन नहीं किया तो मेरा नाम भी गुकिंग फेंग नहीं। गुकिंग फेंग ने एकदम से और फिर वो तेजी से नीचे झपटा। उसने पलक झपकते ही मारा की गर्दन पकड़ी और उसे घसीटने लगा। उसने पूछा, तू सोचता है कि मुझसे भाग कर निकल पाएगा? उसने अपना हाथ बढ़ाया और मारा का सर पकड़ लिया। तुझसे के लिए सबसे सिंपल तरीका ही काफी है। कैसा लगा? महसूस किया डिस्पेयर को? गोस्टली एनर्जी फैलने लगी। मारा ने जोर से चीख मारी। सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट पार मारा का अटैक हुआ। वाटर एट्रीब्यूट +5 +5 +5। बधाई हो, होस्ट का वाटर एट्रीब्यूट लिमिट तक पहुंच गया है। नई इन्नेट एबिलिटी मिली, वाटर कंट्रोल। गुकिंग फेंग ने आंखें खोली। वाटर कंट्रोल। दोनों ने कुछ पाल के लिए एक दूसरे को घूरा। उसके दिल में खुशी का ठिकाना न रहा। मां कसम, ये मारा दिखने में तो वीक है पर कितना काम का है। इसने मुझे लगातार डूडू एबिलिटीज दे दी। गुकिंग फेंग ने पानी को कंट्रोल करके मारा पर हमला किया। मारा ने साइड होकर अटैक डॉज किया और फिर अपना मुंह खोलकर वार किया। गुकिंग फेंग बोला, पानी के अंदर लड़ना बहुत इंटरेस्टिंग। तैयार हो तुम?
घोस्टली एनर्जी के तीरों की एक बारिश उसकी तरफ आई। गुकिंग फेंग ने हाथ उठाया और एक पानी की लहर से उन्हें रोका। वो टीयर बीच में ही रुक गए और गायब हो गए। पता नहीं तुम मुझे तीसरी एबिलिटी भी दे पाओगे या नहीं। गुकिंग फेंग मारा के पीछे से गया और उसे जोर से पकड़ लिया। इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। चिल्लाना मैट। बस ओबीडियंटली मेरी बात मान और अच्छे से कोऑपरेट कर। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वरना। हर तरफ से जंजीरें मारा के गर्द लपेट गई। गुकिंग फेंग ने एक रॉयल स्वॉर्ड निकाली और उसे मारा की गर्दन पर रख दिया। उसने तुरंत व्हाइट फ्लैग लहराकर सरेंडर कर दिया। बहुत अच्छा। अब तुम पहले की तरह वाटर एरोज से मुझ पार अटैक करते रहो। पूरी ताकत से, सुनाई दिया। अगर मुझे मजा आया फाइट करने में तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मारा ने अपना मुंह खोला और तैयार हो गया। गुकिंग फेंग से अब रहा नहीं गया और उसने उसे एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा था ना चिल्लाना मैट। तुम कितना अनोइंग चिलेट हो, तुम्हें पता नहीं क्या। मारा ने गुकिंग फेंग को गुस्से से देखा। उसने पूछा, कुछ कहना है तो बोलो। मारा ने बॉडी लैंग्वेज में गुकिंग फेंग को समझना शुरू किया। तुम्हारा मतलब है कि वाटर एरोज फेंकने के लिए पहले चिल्लाना पड़ेगा? अगर नहीं चिल्लाओगे तो फेंक नहीं पाओगे? मारा ने सर हिलाकर हाँ कहा। गुकिंग फेंग का चेहरा उतर गया। उसने अपने कण बंद करके कहा, अच्छा ठीक है, लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम चिलेट रहो। मारा ने फिर से चिल्लाना शुरू किया। घोस्टली एनर्जी के टीयर लगातार गुकिंग फेंग के शहर में लगते रहे। क्या मेरा वाटर एट्रीब्यूट इतना बढ़ गया है कि वाटर एरोज का असर अब ज्यादा दिख नहीं रहा? पहले तुम्हें रोक लेता हूँ, देखते हैं तीसरी स्किल एक्टिवेट होती है या नहीं। पर उससे पहले मुझे तुम्हें पूरी तरह से डराना होगा। गुकिंग फेंग ने मारा के बाल पकड़े और उसे तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उस मारा के बालों का आखिरी गुच्छा भी झाड़कर नीचे गिर गया, बिल्कुल गीला। मारा को चक्कर आ गए और वो वही लुढ़क कर गिर गई। गुथाना फोंग भी लड़खड़ती हुई नीचे उतरी। पिछले एक्शन ने उससे भी चक्करों में डाल दिया था। होश में आ जा। अब मैं तुझे दो ऑप्शन देता हूँ। एक, मेरी गुलामी कबूल कर ले। दो, मेरे हाथों मर जा। चुन ले। मारा ने कांपते हाथों से एक उंगली उठाई। सच कहो तो मैं तुझे बहुत एडमायर करता हूँ। भले तू एक डेमोनिस है, पर बड़ी जिद्दी निकली। 100 चक्करों के बाद हाय सरेंडर किया। मारा ने मन ही मन गुथाना फोंग के पुरखों को गाली दी, तेरी माँ का। पहले क्यों नहीं बोला कि सरेंडर करना है? अगर पहले ही बता देता तो ये बुढ़िया तभी मान जाती। 100 चक्करों तक घुमाने की क्या जरूरत थी? तू इंसान नहीं, जानवर है। गुथाना फोंग ने अचानक पलटकर पूछा, कहीं तू मन ही मन मुझे गालियां तो नहीं दे रही? मारा डर के मारे झट से सर हिला दिया और सीधी बैठ गई। अब हुई ना अच्छी बातचीत। अभी के लिए अंदर ही रह, जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाऊंगा। गुथाना फोंग ने मारा को बेरहमी से एक दूसरे डायमेंशन में फेंक दिया। उसने आंखें खोलकर चरण तरफ देखा। ये कौन सी जगह है? गुथाना फोंग ने सब कुछ सेटल करके पानी की सतह पर दोबारा आ गए। एक जोर चींट के साथ शू फैन और फैटी वैंग पार पानी की लहरें आ गिरी और वो पूरे भीग गए। शू फैन ने आवाज दी, सरगु। गुथाना फोंग ने एक कूल पोज बनाया और नीचे उतरे और बेड कैजुअली अपने कपड़े पहन लिए। शू फैन और फैटी वैंग दौड़ते हुए पास आए और पूछा, सरगु आप ठीक तो हैं? मारा का क्या हुआ? गुथाना फोंग ने अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, खुद मैंने हाथ लगाया है तो पकड़ना तो जरूरी था ना। पहले येनशान काउंटी चलते हैं, फिर सबसे बेड टैवर्न में सेलिब्रेशन करेंगे। शू फैन ने जोश से सर हिलाया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैटी वैंग तो सुनते हाय बेहोश होने लगा। जब भी सरगु इतने जेनरस होते हैं समझ लो कोई गड़बड़ है। और ऊपर से ये है भी इतने कंजूस, कभी एक पैसा खर्च नहीं करते। कहीं इस बार मेरी और इस किताबी कीड़े शू फैन की दौलत पर नजर तो नहीं है? गुथाना फोंग ने जल्दी मचाई, मुझे अभी और सरकारी काम है, तुम लोग जल्दी करो। उसके बाद तीनों ने एक टैवर्न ढूंढा और शराब पी। इसी दौरान जेन मोसी के हाँ मैनर ब्रांच में, सर हाँ, आपके हुक्म के मुताबिक मैं गुथाना फोंग का पीछा कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन से गुथाना फोंग अपने 2 सहायकों के साथ थाना थैक टाउन गया था। उसकी नियत थाना थैक टाउन के तालाब के नीचे वाले मारा को निपटाने की थी, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। अब वो तुइटियन लाओ में है, उसका मकसद साफ नहीं है। हाँ फोंग होआ इस वक्त बाथरूम में कपड़े उतर रहा था। मुझे पता है तुम जा सकते हो। गुथाना फोंग, ट्यून अपनी औकात भूल दी है क्या? तुझे थोड़ी सी पावर क्या दे दी, तू समझा वो तेरी हो गई? अब देखना। हाँ फोंग होआ ये सोचता हुआ बाथटब में घुसा कि तभी बालों का एक गुच्छा उसके पैरों में लिपट गया। हाँ फोंग होआ ने खुद को संभाला और दोबारा देखा। उसका चेहरा फीका पैट गया। टब के पानी में से ना जाने कब
एक अजीब सा भूतिया चेहरा उभरा था। हाँ फोंग होआ ने जल्दी से एक हथेली का वार किया। एक धमके के साथ टब फट गया। उसने टूटे हुए टब को दोबारा देखा। मारा अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। इस डेमोनिस की पावर्स तो इतनी वीक है, ये मेरी आंखों के सामने पाल भर में गायब नहीं हो सकती। उसने चरण तरफ देखा, कहीं कोई इसके पीछे से इसे कंट्रोल तो नहीं कर रहा। पिछली आवाज ने बाहर के लोगों को चौंका दिया था। सर हाँ, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, तुम अंदर मत आओ। जी सर हाँ। हाँ फोंग होआ ने पर्दे की तरफ देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे कपड़े कहाँ हैं? क्या आजकल की डेमोनिसिस कपड़े भी चुराने लगी है? क्या अब सभी डेमोनिसिस ऐसी बेशरम होती है? वो सोच ही रहा था कि उससे जले हुए की बदबू आई। पर्दे के पीछे से उसने झांक कर देखा और हैरान रह गया। उसका बाथरूम आग की लैप्टन में झाल रहा था। हाँ फोंग होआ ने फ्राउन किया। हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पे हाथ डालने की? मुझे इतना हल्का समझ रखा है? इन थोड़े से पैसों से मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? ये तो बस ख्याली पुलाव है। आग ने पाल भर में पूरे कमरे को घेर लिया। हाँ फोंग होआ उछला और लगातार हमला किया। कई बार हाथों से आग को पीछे धकेला और फिर वो बाहर कूद गया। उसने अकड़ के हाथ बांधे और जोर से हंसने लगा। ये मामूली आग मुझे जलाएगी क्या? महल में सब लोग घबरा गए। कोई है? जल्दी आओ, घर में आग लग गई है। अरे क्या वहाँ अभी एक परछाई देखी मैंने? हाँ फोंग होआ एक कोने में छुप गया था। पट्टे से अपने शर्मगह को ढांप रहा था। उसने सोचा अब तो बस एक ही मौका है, दांव खेलना ही पड़ेगा। साले, अगर तू मेरे हाथ लग गया ना तो तेरी हजारों बोटियां कर दूंगा। महल के लोग चिल्लाए। हाँ सर, क्या आप अंदर हैं? कोई है? जल्दी मेरे साथ अंदर आओ। हाँ सर को बचाओ। हाँ फोंग होआ इस वक्त नंगे पांव जंगल की तरफ भागा और पूरा नंगा होके जंगल की वाइल्डनेस में घुल मिल गया। उससे इस बात का इल्म नहीं था कि गुकिंग फेंग पास में छुपी मुस्कुराहट दबा रही थी। एक आंख वाली औरत और उसके चले चापले हाँ मैनर की तरफ देख रहे थे। बॉस, क्या वो हाँ फोंग होआ का घर है उधर? एक आंख वाली औरत बदबदाई। ये ओल्ड हाँ क्या नाटक कर रहा है? चेले ने पूछा। क्या मैं जाकर पता लगाऊं? एक आंख वाली औरत ने जवाब दिया। डर है कि वक्त नहीं बचेगा, हम सब एक साथ चलते हैं। ये कहकर तीनों गायब हो गए अंधेरे की चादर में। उनके जाते ही बुकिंग फेंग सामने आई। वाह, मजा आ रहा है। जिस दिशा में वो जा रहे हैं पक्का इसी जगह टकराएंगे। बस हाँ सर, शर्म से भाग ना जाए। गुकिंग फेंग ने चमकते दांत दिखाते हुए हंसी। हाँ फोंग होआ इस वक्त भी पागलों की तरह भागे जा रहा था बेखबर। गुकिंग फेंग ने आगे से अपना पाँव बढ़ाया और उसे लड़खड़कर गिरा दिया। मजा करो ब्रो। एक झटके में गुकिंग फेंग गायब हो गई। गुकिंग फेंग की आवाज गूंज उठी। आगे किसका बम है? पूरा इलाका रोशन कर रखा है। एक आंख वाले लोगों ने हलचल सुनी और दौड़कर आए। ये तो हाँ सर है। हाँ फोंग होआ ने आवाज सुनी और पलट गया। हाँ सर, क्या हुआ? जैसे ही वो पैल था एक चाकाचौंध रोशनी चारों तरफ फैल गई। औरत ने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या है? मेरी आंखें चौंधिया गई। जब उसने देखा कि वो क्या था उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जोर से अपना गदा नीचे पटका। हाँ फोंग होआ का चेहरा पीला पैट गया और वो चीखने लगा। आ आ क्रैक की आवाज आई। अंडे टूटने की आवाज गूंज उठी। हाँ फोंग होआ की दर्दनाक चीख के साथ बहुत पहले ही वापस आ चुकी थी। गुकिंग फेंग की परछाई अपने मूल रूप में लौट आई। उसने आंखें खोलते ही मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाई। सोचा ना था मेरी छाया प्रतिमा इतने कमाल कर देगी। वैंग बियो ने पूछा। को सर, आप किस बात पर हंस रहे हैं? गुकिंग फेंग ने बाहर देखा और कहा, आज का चांद कितना सेफ और गोल है। हाँ हाँ हाँ, कल काम पर थोड़ा ज्यादा चलने की कोशिश करना। वैंग बियो का पूरा जिस्म कांप उठा। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या को सर ने सबके सामने मुझे जलील करने का फैसला कर लिया है? मुझे ज्यादा चलने को कहा। क्या इसका मतलब है कि वो चाहती है कि मेन डीमन सप्रेशन डिवीजन को अलविदा कह दूं? सर, क्या मुझे थोड़ा रहम मिल सकता है? अगली सुबह वैंग बियो महल में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। गुकिंग फेंग को देखते ही वो चिल्ला उठा। को सर? गुकिंग फेंग ने जवाब नहीं दिया। वो आसपास खोजते हुए लगातार चिल्लाए जा रहा था। हाँ सर, हाँ सर। अचानक गुकिंग फेंग ने डीमन सप्रेशन डिवीजन के एक नए उठे हुए चेले को देखा और झट से उसके पास जाकर पूछा। हाँ दरे कहाँ है? सुना है यहाँ कल आग लगी थी। हाँ दरे ठीक तो है ना? दूसरे आदमी ने जवाब दिया। कल रात हाँ दरे को तेज सर्दी लग गई थी। वो रात को ही निकल गए थे। गुकिंग फेंग हैरान रह गया। सर्दी लग गई? कल रात तो मौसम हद से ज्यादा ठंडा था। अगर पता होता तो हाँ दरे को ज्यादा कपड़े पहनने को बोलता।
उसने मन ही मन सोचा, लगता है कल रात का हादसा हाफोंग होआ के लिए पहला बड़ा सदमा था। वो आदमी हेस्ट हुए बोला, हाँ, सच में उन्हें ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए थे। गुकिंग फेंग ने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे किसी की तकलीफ पार खुश हो रहे हो। बताओ आखिर कल रात क्या हुआ था। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जल्दी से हाथ हाईलाइट यू बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, हाय मैं इतना खुश हो गया कि अपने दिल की बात बोल दी। को दरे पक्का हा दरे के गैंग का ही है। अगर इसने हा दरे को कुछ उल्टा सीधा बता दिया तो मुझे बड़े अफसरों के बारे में गॉसिप करने का इल्जाम लग जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता को दरे। मेरी बीवी ने मुझे खाने के लिए बुलाया है, मैं चलता हूँ। सुबह सुबह काम पर आया है और खाने का बहाना, एक ढंग का एक्सक्यूज भी नहीं ढूंढ सकता। लगता है ये लोग अभी भी हाफोंग होआ से बहुत डरते हैं। कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। और भी गंदी चीजीन है। जब मैं सारे प्रूफ्स इकट्ठा कर लूंगा तब हाफोंग होआ को बराबर सबक सिखाऊंगा। गुकिंग फेंग ने तब जाकर पीछे खड़े वैंग बियाओ को देखा और उसकी तरफ बढ़ा। वैंग बियाओ पूरा कांप रहा था, डर के मारे कि कहीं गुकिंग फेंग उस पे हाथ ना उठा दे। धम्म। गुकिंग फेंग वैंग बियाओ के कण के पास झुककर बोला, वैंग बियाओ मैं तुम्हें एक काम दीन वाला हूँ। वैंग बियाओ हकलते हुए बोला, ओह को दरे, आप मुझसे अब गुस्सा नहीं है। मैं तुमसे क्यों गुस्सा हूँगा। तो अच्छा हुआ को दरे। आप मुझे क्या कामदीन वेल है। हाफोंग होआ की हर एक रीसेंट हरकत पर ध्यान से नजर रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। साल के एंड में मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। वैंग बियाओ ने जब पैसों की बात सुनी तो वो जोश में आ गया। जी दरे। दोपहर एम सन जिला के बांस के जंगल में सूरज सर पर था और गुकिंग फेंग हांफते हुए अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था। साला, किसने कहा था कि यहाँ डॉन की मीट मिलेगा। मैं तो 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ ढूंढ लिया। ऑफ दोस्त, मिलना तो किस्मत की बात है। क्यों ना बैठकर एक कप चाय पीते हैं। अचानक एक आवाज आई और गुकिंग फेंग चौंक कर पीछे देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं पक्का कह सकता हूँ कि जब मैं यहाँ से गुजरा था तब यहाँ कोई नहीं था। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भी इतनी चुपके से मेरे पास नहीं आ सकता। उसकी शक्तियाँ मुझसे कहीं ज्यादा है, या फिर उसके पास कोई अजीब गाप्त शक्ति है छुपने की। गुकिंग फेंग ने अदब से हाथ जोड़े। माफ कीजिए प्रतिष्ठित व्यक्ति, आप कौन हैं? वो बोला, तुम मुझे बोह बुला सकते हो। बोह जैसे बोह कॉन्ग अंह में बोह। गुकिंग फेंग ने अपनी हंसी रोकने के लिए होंठ भींच लिए। क्या ये सच में इंसान का नाम है बोह? बोह कॉन्ग अंह। वेट अ मिनट, अरे बाप री। 7 डीमन जनरल्स का जो लीडर बोह येऊ है उसका नाम भी यही है। वो बुरी तरह मुस्कुराया। सच में मेरा वक्त आ गया है, कोई रोक नहीं सकता। देखो, कोई डीमन खुद मेरे दरवाजे पर आ गया। लोग अभी भी हाफोंग होआ से बहुत डरते हैं। कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। और भी गंदी चीजीन है। जब मैं सारे प्रूफ्स इकट्ठा कर लूंगा तब हाफोंग होआ को बराबर सबक सिखाऊंगा। गुकिंग फेंग ने तब जाकर पीछे खड़े वैंग बियाओ को देखा और उसकी तरफ बढ़ा। वैंग बियाओ पूरा कांप रहा था, डर के मारे कि कहीं गुकिंग फेंग उस पे हाथ ना उठा दे। धम्म। गुकिंग फेंग वैंग बियाओ के कण के पास झुककर बोला, वैंग बियाओ मैं तुम्हें एक काम दीन वाला हूँ। वैंग बियाओ हकलते हुए बोला, ओह को दरे। आप मुझसे अब गुस्सा नहीं है। मैं तुमसे क्यों गुस्सा हूँगा। तो अच्छा हुआ को दरे। आप मुझे क्या कामदीन वेल है। हाफोंग होआ की हर एक रीसेंट हरकत पर ध्यान से नजर रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। साल के एंड में मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। वैंग बियाओ ने जब पैसों की बात सुनी तो वो जोश में आ गया। जी दरे। दोपहर एम सन जिला के बांस के जंगल में सूरज सर पर था और गुकिंग फेंग हांफते हुए अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था। साला, किसने कहा था कि यहाँ डॉन की मीट मिलेगा। मैं तो 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ ढूंढ लिया। ऑफ दोस्त, मिलना तो किस्मत की बात है। क्यों ना बैठकर एक कप चाय पीते हैं। अचानक एक आवाज आई और गुकिंग फेंग चौंक कर पीछे देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं पक्का कह सकता हूँ कि जब मैं यहाँ से गुजरा था
तब यहाँ कोई नहीं था। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भी इतनी चुपके से मेरे पास नहीं आ सकता। उसकी शक्तियाँ मुझसे कहीं ज्यादा है, या फिर उसके पास कोई अजीब गाप्त शक्ति है छुपने की। गुकिंग फेंग ने अदब से हाथ जोड़े। माफ कीजिए प्रतिष्ठित व्यक्ति, आप कौन हैं? वो बोला, तुम मुझे बोह बुला सकते हो। बोह, जैसे बोह कॉन्ग अंग में बोह। गुकिंग फेंग ने अपनी हंसी रोकने के लिए होंठ भींच लिए। क्या ये सच में इंसान का नाम है, बोह? बोह कॉन्ग अंग? वेट अ मिनट, अरे बाप री! 7 डीमन जनरल्स का जो लीडर बोह येऊ है, उसका नाम भी यही है। वो बुरी तरह मुस्कुराया। सच में मेरा वक्त आ गया है, कोई रोक नहीं सकता। देखो देखो, कोई डीमन खुद मेरे दरवाजे पर आ गया है। नाश्ता ना मिलने का मलाल भी अब दूर हो गया। गुकिंग फेंग उसके पास जाकर पूछा, कहीं आप ही तो बोह येऊ नहीं, 7 डीमन जनरल्स के लीडर? मुझे यकीन नहीं होता कि 200 साल बाद भी कोई मुझे याद करता है। बोह येऊ ने मन ही मन गुकिंग फेंग को परखा। ये बंदा तो कुछ खास नहीं। सच में समझ नहीं आता शैडो डीमन क्यों फेल हो गया। लगता है तुम शैडो डीमन से सिर्फ एक लेवल नहीं बल्कि कई लेवल्स ज्यादा ताकतवर हो। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। अगर तुम सच में बोह येऊ हो तो शैडो डीमन तुम्हारे पास भाग कर वापस आया होगा, है ना? जब शैडो डीमन वापस आया, उसने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे जहरीली चीजें पीना पसंद है? मैं बिना जहर की चीज नहीं पीता। तुमसे मिलना मेरी किस्मत है, पर मेरा तुमसे मिलना तुम्हारी 86 मुसीबत है। कि मुसीबत ही मेरा नसीब है, मेरी मर्जी के मुताबिक। समझे? बोह येऊ ने जवाब दिया। गुकिंग फेंग उसके चरण तरफ लगातार दौड़ने लगा और बोलने लगा, सिरहाने चांदनी डराए, हद्दी मांगे हिसाब, हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। बोह येऊ चिल्लाया, बस बहुत हो गया। लगता है तुम मेरे हमवतन नहीं हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोह येऊ ने गुकिंग फेंग के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें मारने आया था। मारने? तुम्हें दिखा नहीं क्या? लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। गुकिंग फेंग ने तब तक अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी करके एक वार कर दिया। धमाका हुआ। जब धूल और धुआं छट गया, बोह येऊ बिना किसी खर्च के हाथ बांधे वहां खड़ा था। गुकिंग फेंग, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूं। अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। ठीक है, तुम पहले बोलो। अगर मैं खुश नहीं हुआ तो तुम्हें मारने में अभी भी देर नहीं होगी। बोह येऊ उसके पास आकर बोला, मुझे तुम्हारे अंदर ब्लड गॉड ऑर्ब की शक्ति महसूस हो रही है, लेकिन ब्लड डीमन की बची हुई आत्मा नहीं। इसका मतलब है कि तुमने ब्लड गॉड ऑर्ब को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है। बस इतना ही। गुकिंग फेंग अभी अटैक करने की तैयारी कर ही रहा था कि बोह येऊ ने उसे पकड़ लिया। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। 200 साल पहले डीमन सप्रेसिंग डिपार्टमेंट का राइटियस पाथ अलायंस का लीडर भी ब्लड डीमन के 36 ब्लड गॉड ऑर्ब की बूंदन को तबाह नहीं कर पाया था। ब्लड गॉड ऑर्ब की किस्मत की कहानी लोगों के दिलों में गहराई तक बस चुकी थी, लेकिन तुम ब्लड गॉड ऑर्ब को एब्जॉर्ब कर सकते हो, यूज अपना बना सकते हो। इसका मतलब है कि तुम उस ब्लड डीमन को मार सकते हो जिसे अमर और अविनाशी कहा जाता है। बोह येऊ की आंखों में आंसू भर आए और वो आगे बोला, एहसानमंद मसीह, मैं इस बार तुम्हारे साथ मिलकर ब्लड डीमन को मारने आया हूं। गुकिंग फेंग ने थोड़ा नाखुश होकर अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने बेवकूफ हो। बोह येऊ ने समझ ना पाते हुए पूछा, बेवकूफ मतलब तुम एक गद्दार हो। तुम जानते हो कि मैं ब्लड गॉड ऑर्ब को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर सकता हूं और अपना बना सकता हूं। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं ब्लड डीमन से हाथ मिला चुका हूंगा? जरूर नहीं। ब्लड डीमन किसी और को कंट्रोल लेने दे, ये उसके नेचर में नहीं है। गुकिंग फेंग ने शक करते हुए पूछा, तुम ब्लड डीमन के सबसे खास मिनियन हो, उसकी हेल्प नहीं करना चाहते तो ठीक है, पर यूज मारने की सोच रहे हो? बोह येऊ गुस्से और दुख से बोला, ब्लड डीमन ने मुझे सालों तक अपना गुलाम बनाया। हर पाल मेन यूज मारने की सोचता था, लेकिन मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब तो ब्लड डीमन मेयर ह्यू के बराबर ही है। तू यहाँ से भाग क्यों नहीं जाता? बोह याओ ने अपनी बाह पर बना मार्क दिखाया और बोला, उसने मेरे ऊपर एक सोल इम्प्रिंट छोड़ दिया है। जब तक ये मार्क हटाता नहीं, मैं ब्लड डीमन का गुलाम ही रहूंगा। कई साल पहले उसने 30 ब्लड गॉड पैलेट्स जमा कर लिए थे और वक्त से पहले ही जिंदा हो गया था।
बस उसकी शक्तियां अभी पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुई है। वो हमेशा गहरी नींद में एनर्जी जमा करता रहता है। गुकिंग फेंग ने लालच में आकर पूछा। क्या कहा? ब्लड डीमन अभी भी जिंदा है? वो तो ब्लड डीमन कल्ट का लीडर है। बाकी छोटे मॉट डीमंस से कहीं ज्यादा काम का है। ये सोचकर उसने हाथ बढ़ाया और टैटोन लगा। कहाँ है? कहाँ है? मेरा ब्लड डीमन कहाँ है? गुकिंग फेंग के लिए ब्लड डीमन किसी सोने चांदी के पहाड़ से कम नहीं था। गुकिंग फेंग का ये नादान रूप देखकर बो याओ का चेहरा कला पैट गया। पता नहीं शैडो डीमन इस बेवकूफ से कैसे हार गया, या शायद ब्लड डीमन की शिक्षा न मिलने की वजह से शैडो डीमंस की ताकत कम हो गई है, जो एक बेवकूफ को भी नहीं हरा सकते। बो याओ आगे बढ़ा और गुकिंग फेंग के कंधे पर थपथापते हुए सच्चे दिल से बोला, तुमने सिर्फ ब्लड गॉड पेलेट्स निगल है। तुम ब्लड डीमन को हरा नहीं सकते। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए वो तुम्हें जरूर मार देगा। सिर्फ जब तुम मेरे साथ मिलकर ब्लड डीमन को मारोगे तभी तुम जिंदा रह पाओगे। गुकिंग फेंग ने तेज नजरों से पूछा, तुम लॉर्ड ब्लड डीमन को धोखा डीन की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये कहकर उसने बो याओ का हाथ हटा दिया और सीधा उसके चेहरे पर उंगली उठाते हुए बोला, मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे लॉर्ड ब्लड डीमन से मिलवाना होगा। मैं उनका बहुत पहले से ही प्रशंसक हूँ। गुकिंग फेंग अपने दिल में घबराते हुए सोचा, मेरी इतनी बड़ी दौलत पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की ट्यून? खबरदार, वरना मैं तेरा गाला दबा दूंगा। बो याओ ने बेदर्दी से अपना चेहरा पकड़ लिया और मन ही मन बदबदाने लगा, मैं एक बेवकूफ के साथ टीम क्यों बना रहा हूँ? गुकिंग फेंग ने अचानक बो याओ का कंधा पकड़कर चिल्लाया, तुमने टेस्ट पास कर लिया है। लगता है तुम सच में ब्लड डीमन को मारना चाहते हो। उसने अपने मन में सोचा, ठीक है ठीक है, अभी इसके साथ नाटक करते हैं, जब बड़ा इनाम मिल जाएगा तब देखेंगे। बताओ हम कैसे मिलकर काम करेंगे? बो याओ ने शक से वापस पूछा, क्या तुम सच में ब्लड डीमन को मारना चाहते हो? गुकिंग फेंग ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं एक डीमन स्लेयर हूँ। डीमंस को खत्म करना और बुराई का नाश करना मेरी जिम्मेदारी है। वो ब्लड डीमन इतना शैतान है, मेन यूज इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ सकता। बो याओ ने संतुष्टि से कहा, ठीक है, मैं फिलहाल तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम जरूर एक डेस्टिन्ड अनोमली हो, इसलिए तुम ब्लड गॉड पेलेट्स को निगल पाए। गुकिंग फेंग नीचे बैठा और पूछा, ये डेस्टिन्ड अनोमली क्या होता है? बो याओ ने एक बोर्ड पर टैपिंग शुरू की। डेस्टिन्ड अनोमली वो लोग होते हैं जो तकदीर के हैं। ये इंसानों में एक दुर्लभ शक्ति है, सिर्फ इंसानों में ही पाई जाती है। इसके कई प्रकार हैं। तुम जिसे ब्लड लाइन वेरिएंट कहते हो, भले हाई ब्लड लाइन वेरिएंट शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो डेस्टिन्ड अनोमली से बहुत कम है। इस अंतर को थोड़ा समझना जरूरी है। दूसरा है हेवन डिवावरिंग डीमोनिक फिजिक। तुम वो लेजेंडरी हेवन डिवावरिंग डीमोनिक फिजिक हो। अफवाहें हैं कि हेवन डिवावरिंग डीमोनिक फिजिक सब कुछ निगल सकता है और उसे अपनी शक्ति में बादल सकता है। तुम डीमन रेस की स्किल्स इतनी जल्दी इसलिए सीख पाते हो क्योंकि तुम्हारे पास ये हेवन डिवावरिंग डीमोनिक फिजिक है। अब तुम्हें जल्दी से ग्रैंड मास्टर रियल्म में अपग्रेड करना होगा, तभी हमारी योजना सफल हो पाएगी। गुकिंग फेंग ने फिर पूछा। उसने गुकिंग फेंग को जल्दी से वापस खींचते हुए कहा, पहला कदम है कि तुम अपने हेवन डिवावरिंग डीमोनिक फिजिक का इस्तेमाल करके ब्लड डीमन से पहले ब्लड गॉड पेलेट्स को निगल लो। मैं तुम्हें ब्लड गॉड पेलेट्स की लोकेशन बताऊंगा और साथ ही चुपके से ब्लड डीमन कल्ट को ब्लड गॉड पेलेट्स ढूंढने से रोकूंगा। लगता है तुम्हें पहले से ही कोई क्लू मिल गया है। कहाँ है? डीमन सप्रेशन प्रिजन की 3rd फ्लोर, डीमन सप्रेशन डिपार्टमेंट, वुटोंग डिस्ट्रिक्ट में। गुकिंग फेंग का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बाप रे, ये ट्रेजर तो मेयर ही घर में है। बो याओ ने फिर एक शब्द कहा, लेकिन। गुकिंग फेंग ने दांत पीस कर पूछा, लेकिन क्या? जो कुछ भी है सीधे मुंह से बोलो। ये गोलमोल बातें मुझे परेशान कर रही है। डीमन सप्रेशन प्रिजन की 3rd फ्लोर डीमन सप्रेशन डिपार्टमेंट की सबसे रहस्यमयी जगह है। वहां बेहिसाब रिस्ट्रिक्शंस है। सिर्फ ली टियानरेन, एक हेवन रैंक डीमन मास्टर हाई वहां एंटर कर सकता है। तुम अंदर कैसे जाओगे? मुझे क्या पता, मैं ली टियानरेन से लड़ थोड़ी ना सकता हूं। अगर ये तुम्हारी योजना का पहला कदम है तो तुमने जरूर अच्छी तैयारी की होगी। मुझसे वापस क्यों पूछ रहे हो? बो याओ ने एक डैंडेलायन निकलते हुए कहा, यह डैंडेलायन मेयर शेरर से निकला गया है। ये तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस तोड़ने में मदद करेगा।
मैं एक ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म एक्सपर्ट हूँ, तो जरूर इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बो याओ ने मन ही मन सोचा, ये ज्यादा स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन जरूरी वक्त पर काम का है, जल्दी रिएक्ट कर सकता है। गुकिंग फेंग ने डैंडेलायन लेते हुए पूछा, तो तुम्हारा डोमेन क्या है? मेरा कोई डोमेन नहीं है। मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहते हो। डोमेन को तोड़ा जा सकता है, खुद की ताकत ही असल राजमार्ग है। जब तुम ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म तक पहुंचोगे तब समझोगे। मेरे पास बाहर रहने का ज्यादा वक्त नहीं है। चलो पहले डीमन सप्रेशन प्रिजन की 3rd फ्लोर के खास डिटेल्स पर बात करते हैं। तभी एक चीख सुनाई दी, तुम में से कौन है? ऊपर से एक शख्स एक बेड ईगल पार उड़ता हुआ आ रहा था, पंख फड़फड़ता हुआ। इस बंदे के दोनों हाथ सही सलामत है, तो ये यांग गो तो नहीं हो सकता। बो याओ ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए गुकिंग फेंग से पूछा, तुम्हारा कोई जानने वाला है क्या? गुकिंग फेंग ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, मुझे क्या पता, तो जल्दी से निपटा दो इसे, फिर हम निकलते हैं। लेकिन क्योंकि हम अभी साथ में काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, मैं उसके अंदर तुम्हारे जैसा फ्लड ड्रैगन ब्लड लाइन महसूस कर सकता हूं। लगता है वो तुम्हारे हाई क्लैन का है। गुकिंग फेंग ने सर हिलाया और आगे बढ़कर हाथ हाईलाइट यू चिल्लाया, मेरा नाम गु है। भाई क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो? उस शख्स ने कुछ नहीं कहा। वो नीचे उतरा और गुकिंग फेंग के पास गया और उसके हाथ में एक लाल रंग का जेम पकड़ा दिया। जैसे ही वो जेम गुकिंग फेंग की हथेली को छुआ, तुरंत रिएक्ट करने लगा। उस शख्स ने खुशी से हंसकर कहा, सिन ब्लड डिसेंडेंट, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। हेलो हेलो, वाह वाह वाह, तो भाई तुम कौन हो? उस शख्स ने अपनी तलवार निकाली और गुकिंग फेंग की गर्दन पर रखकर पूछा, क्या तुम खुद मेरे साथ चलोगे या मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें घसीट कर ले जाऊं? गुकिंग फेंग ने यूज गो कर बदबदाया, आजकल के लोग इतनी घमंडी बातें करते हैं क्या? वो ये पास आया और पूछा, क्यों ना मैं ही इसे निपटा दूं तेरे लिए? मुफ्त का काम मिल रहा था। गुकिंग फेंग तो खुश हो ही गया। वो बोला, जा तू बस उसकी सांसें बचाए रखना, कुछ पूछना है मुझे उससे? ठीक है, मैं हल्का हाथ ही रखूंगा। इतना कहकर बो येऊ ने एक ऐसी शक्ति छोड़ दी जिसे वो आदमी का चेहरा पीला पैट गया और उसके हाथ से उसकी तलवार भी गिर गई और वो पूरा कांपने लगा। उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया और वो बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं था। नहीं। गुकिंग फेंग ने बो येऊ को रोका और बोला, बस बस, अगर तूने और किया तो ये खुद ही मर जाएगा दम घुटने से। वो हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया और पूछा, तेरा नाम क्या है? वो आदमी कांपते हुए बोला, जी सीनियर, मेन को डुओंग हूँ। मेन इंपीरियल कैपिटल के 4 बेड फैमिलीज में से को फैमिली से हूँ। को थ्यू थुओंग मेयर पूर्वज है। ये आदमी ऊपर से डर रहा था, पर अंदर ही अंदर कुछ प्लान बना रहा था। ये बंदा तो सिर्फ गैदरिंग क्यूआई रियल्म के 5th लेवल पार है, लेकिन एक ग्रैंड मास्टर से भी बेड पावरफुल लॉग ऑन से बराबरी से बात कर रहा है। पक्का ये कोई आम आदमी नहीं है। मुझे लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। गुकिंग फेंग को फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, तो उसने तुरंत पूछा, को फैमिली इंपीरियल कैपिटल के 4 बेड फैमिलीज में से एक? हाँ ठीक है। पार को थ्यू थुओंग कौन है? बो येऊ बोला, वो को फैमिली का पुराना पेट्रियार्क है, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट, एक बूढ़ा आदमी जो बस अब मरने वाला है। बिल्कुल बेकार। गुकिंग फेंग थोड़ा हैरा था, सोचा नहीं था कि मेरा ये नाम का रिश्तेदार इतनी बड़ी फैमिली से होगा। ये को डुओंग बो येऊ को हैरा होकर देखने लगा। ये कौन है जो मेरे पूर्वज को भी कुछ नहीं समझता? गुकिंग फेंग झुककर को डुओंग के बाल हटकर पूछा, तो तू मुझे ढूंढ क्यों रहा है? को डुओंग ने जल्दी से जवाब दिया, सीनियर, कुछ देर पहले हमारे पूर्वज ने ब्लड लाइन बीड के जरिए पता चला कि डब्ल्यू डोंग डिस्ट्रिक्ट में किसी ने ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन जागृत की है, इसलिए मुझे भेजा गया है आपको वापस ले जाने के लिए। इतना बोलते ही उसके सामने एक डैंडेलायन अपीयर्ड हुआ और फट गया। बो येऊ की ये हरकत देखकर गुकिंग फेंग हैरा रह गया। उसने अपने हाथ में बालों का गुच्छा देखा और बो येऊ की तरफ गुस्से से पैल था, अगर मारना ही था तो मेरे सवाल खत्म होने का इंतजार करता ना, इतनी जल्दी क्या थी? बो येऊ ने समझाया, वो तुम्हें ले जाना चाहता था, तुम्हारे इमोशंस और हमारे प्लान को खराब कर देता। वो मुझे ले जाएगा तो मैं चला जाऊंगा क्या? मेरे पास अपना दिमाग नहीं है क्या? मैं अपनी छोटी सी जान को कैसे छोड़ सकता हूं? धात।
अभी ब्लड डीमन हाथ नहीं आया, इस बेवकूफ को मार नहीं सकता, कंट्रोल कर। बो येऊ ने शैतानी चेहरे से पूछा, छोटी सी जान, छोटी शिष्य, इंसानी मोहब्बत, हम इसका फायदा उठाया जा सकता है। बुकिंग फेंग ने हाथ झटकते हुए बोला, छोड़, अब मर ही गया तो क्या करना। ये बोलकर वो को डुओंग की तरफ पैलथा। बो येऊ को कुछ महसूस हुआ और वो झट से गायब हो गया। बुकिंग फेंग ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और मिट्टी पत्थरों को हटाने लगा। ये सच में को फैमिली का था क्या? इतना गरीब कैसे हो सकता है? उसने अभी कहा ही था कि को डुओंग के शहर से एक सोने की अंगूठी गिर पड़ी। उस अंगूठी के अंदर से एक सोने की ईंट निकली। बुकिंग फेंग खुश होकर बोला, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तू तो काफी अमीरों में से निकला। अचानक पास पड़ी तलवार में रोशनी चमकी और उसका ब्लेड गायब हो गया। बुकिंग फेंग हैरा होकर उसके पास गया। इस तलवार का ब्लेड इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? क्या आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी है? सिर्फ ब्लड गॉड्स सन की खबर ही नहीं मिली, बल्कि एक जबरदस्त वेपन भी मिल गया जो खुद को हाइड कर सकता है। बुकिंग फेंग ने तलवार का हैंडल उठाया। जैसे हाई स्पिरिचुअल पावर उसमें गई, ब्लेड तुरंत वापस आ गया। बुकिंग फेंग खुशी से झूम उठा। कहीं इस तलवार का ब्लेड सिकेडा जैसे किसी डीमन के पंखों से तो नहीं बना? ये तो सच में स्वॉर्ड गॉड की तलवार है। बुकिंग फेंग ने ब्लेड से अपने हाथ पार काट लगाया। शाम तक वो अपने हाथ को काट पाया। इतनी टफ बॉडी भी आफत है यार। उसने ब्लड ड्रॉप करना शुरू किया ताकि तलवार उसकी हो जाए। टिंग, मिस्टिक ग्रेड स्पिरिट वेपन, टॉप क्वालिटी। नाम है सिकेडा की चाहत। पहली एबिलिटी सिकेडास क्राई, साउंड वेव अटैक। दूसरी एबिलिटी वाइंड एज। ब्लेड इतना शार्प है, सिकेडा के पंख जैसा पतला। नैरो कटिंग एरिया, इसलिए गहरा काटता है। तीसरी एबिलिटी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। तलवार घुमाने पार ब्लेड हाई फ्रीक्वेंसी पार वाइब्रेट करता है। एक अटैक 100 अटैक्स के बराबर है। हाँ, बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये तो किंग्स वॉर्ड से भी एक लेवल ऊपर है। उस अंधेरी गुफा के अंदर बो येऊ वहां खड़ा बुकिंग फेंग की हर हरकत देख रहा था। फिर वो अदब से घुटने टेक कर बोला, ब्लड डीमन लॉर्ड। बुकिंग फेंग जाल में फैंस चुका है। ब्लड डीमन ने संतुष्टि से कहा, बहुत अच्छा। ट्यून मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। आप मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं लॉर्ड। ये तो मेरे फर्ज में आता है। बस ये बुकिंग फेंग, ये अजीब काम करता है, नॉर्मल तरीके से नहीं चलता। डर है कि ये मेयर कंट्रोल में नहीं आएगा। ब्लड डीमन ने उसे तसल्ली दी, वो पक्का ब्लड गॉड्स सन को ढूंढने जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। लॉर्ड, आप इतने श्योर कैसे हैं? हेवन डिवावरिंग डीमोनिक बॉडी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो है खाने की लालच। एक बार जो उसने कुछ टेस्ट कर लिया, अगर उससे कुछ भी कीमती मिल गया तो उसकी चाहत और तेज हो जाएगी। बुकिंग फेंग ने तो मेरी ब्लड गॉड्स सन को निगल लिया है, तो वो खुद ही अगले टारगेट को ढूंढने जाएगा। और मेरी ब्लड गॉड्स सन से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? तुम बस प्लान के हिसाब से चलते रहो। लॉर्ड, आपकी सोच बहुत गहरी है और प्लानिंग भी लाजवाब। ये गुलाम सच में आपको सलाम करता है। रात के वक्त बुकिंग फेंग अपने कमरे में वापस आया। वो बीच कमरे में बैठ गया और को डुओंग के कियांकुन रिंग में छुपी चीजीन निकलने लगा। उसके चेहरे पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, कमीना। तब उसने अपनी रिंग से एक किताब निकाली। किताब के कवर पर लिखा था 9 यांग डिवाइन स्किल लिमिटेड एडिशन। बुकिंग फेंग ने किताब खोली। बड़ा अजीब है, ये जियाओ ड्रैगन की ब्लड लाइन है, फिर भी खुद को ड्रैगन कहते हैं। TSK तो बड़े परिवार भी खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। वो अभी सोच ही रहा था कि एक डैंडेलायन उड़ता हुआ आया। वो पेपर बनकर बुकिंग फेंग की गॉड में गिरा। उसने वो कागज उठाया और पढ़ने लगा। बुकिंग फेंग, मेरा डैंडेलायन सिर्फ एक तरफा मैसेज भेज सकता है। अब मेरी बात सुनो। 3 दिन बाद आर ऑफ द टाइगर में मैं अपने आदमी को बोलूंगा कि लेथियन नहान को ले जाए। उस मौके का फायदा उठाकर ब्लड गॉड सीड ले लेना। याद रखना, मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, गवा मत देना। बुकिंग फेंग ने जैसे ही पढ़ना खत्म किया, उसके हाथ का कागज जल कर रख हो गया। बुकिंग फेंग ने सोचा, तुम खुद सामने नहीं आओगे, बस एक मामूली चेले को भेजकर लेथियन नहान को हटा डोज, और मुझे खुद जाना पड़ेगा। अगर पकड़ा गया तो सिर्फ मेरी जान खतरे में होगी, और अगर मेन ब्लड गॉड सीड को निगल भी लूं तो एक बूंद के अलावा मुझे क्या मिलेगा। बुकिंग फेंग कमरे में इधर उधर घूमते हुए कैलकुलेशन करने लगा। अगर मेन इस ब्लड गॉड सीड को ब्लड डीमन को निगलने दूं तो क्या मुझे एक सुपर ड्यूपर बड़ा गिफ्ट नहीं मिलेगा? और अगर मेन बो डीमन को इतना गुस्सा दिला दूं कि वो मुझसे लड़ पड़े
तो क्या ये डबल हैप्पीनेस नहीं होगा? वो डीमन, इस बार तुम्हें अकेला हाई एक्टिंग करनी पड़ेगी। गुकिंग फेंग ने जीत की खुशी में ऊपर देखकर जोर से हा हा किया। फिर वो बेड पार चढ़ गया और पलथी मारकर बैठ गया और ध्यान लगाकर साधना करने लगा। 3 दिन बाद आर ऑफ द टाइगर में लेथियन नहान अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। तभी एक आवाज गूंज उठी, ले सर, अभी अभी डीमन रिफ्लेक्टिंग मिरर में प्रिमोर्डियल स्पिरिट स्टेज के एक डीमन का पता चला है। वो डब्ल्यू डोंग डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट में दिखा है। लेथियन नहान ने जैसे ही सुना तुरंत बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो एक ब्लैक ईगल के सामने प्रकट हुआ। लेथियन नहान को देखकर वो तुरंत दिशा बादल कर तेजी से उड़ गया। लेथियन नहान ने चिल्लाया, भागना चाहते हो? वो ब्लैक ईगल का पीछा करते हुए तेजी से लपका। ब्लैक ईगल हैरान रह गया। ये बंदा बहुत तेज है, सच में एक स्काई रैंक डीमन एक्सटर्मिनेटर है। अगर इसे टक्कर ली तो जीतने के चांसेस कम है। ब्लैक ईगल बोला, लेथियन नहान, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ब्लड डीमन लॉर्ड के बेड प्लान के लिए मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। ब्लैक ईगल ने अपने पंख फड़फड़ाए और जितनी तेज हो सके उड़ने लगा। लेथियन नहान पीछा करते हुए चिल्लाया, ब्लैक ईगल, तुम ब्लड डीमन सेक्ट के आदमी हो, तुम्हारा डब्ल्यू डोंग डिस्ट्रिक्ट में आना मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। लेथियन नहान अंदर ही अंदर अलर्ट हो गया। सच में ब्लड डीमन सेक्ट का बंदा है, इसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। ब्लैक ईगल ने पूछा, लेथियन नहान, क्या तुमने सोचा नहीं कि मैं आज रात अचानक डब्ल्यू डोंग डिस्ट्रिक्ट में क्यों आया? क्या तुम्हें डर नहीं कि ये टाइगर आउट ऑफ द माउंटेन स्ट्रैटेजी है? लेथियन नहान ने तुरंत एक साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मान निकला और पूरे डीमन सप्रेसिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। डीमन है, पेट्रोलिंग बढ़ा दो। साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मान तुरंत जल उठा। डीमन सप्रेसिंग डिपार्टमेंट में मेरे अलावा और भी बहुत से हाई रैंकिंग डीमन एक्सटर्मिनेटर्स हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम आ गए हो तो जाने की उम्मीद मत करना। लेथियन नहान ने एक स्पेल रिलीज किया। वो पूरी तरह से गायब हो गया और फिर ब्लैक ईगल के सामने प्रकट होकर एक पाम स्ट्राइक मारी। एक आवाज के साथ ब्लैक ईगल ऊपर से नीचे गिर गया। लेथियन नहान ब्लैक ईगल की लैश के बगल में प्रकट हुआ। उसके हाथ में उसका सर था। उसने ब्लैक ईगल का सर अपनी फोरहेड की ज्वेल में एब्जॉर्ब कर लिया और जल्दी से वहां से निकल गया। अंधेरी गुफा के अंदर वो डीमन ने अपने हाथ में डीमन सोल लैंप पकड़ी हुई थी। उसकी लाव को बुझता देख वो रिपोर्ट करने आया, लॉर्ड, ब्लैक ईगल ने करीब आधा घंटा झेल लिया। इतना टाइम काफी है। गुकिंग फेंग जरूर कामयाब हो गया होगा। ब्लड डीमन की आवाज गहरी और गुस्सा भरी थी, कामयाब? लेकिन मुझे तो अभी भी ब्लड गॉड सीड डीमन सप्रेसिंग प्रिजन में ही महसूस हो रही है। यूज बिल्कुल भी छुआ नहीं गया। वो डीमन डर के मारे अपने हाथ से डीमन सोल लैंप गिरा बैठा। आप क्या कह रहे हैं? इम्पॉसिबल। मैंने गुकिंग फेंग को इतने फेड दिए थे, वो हुक को कैसे मिस कर सकता है? ब्लड डीमन गर्जा, गुकिंग फेंग और ब्लड गॉड सीड में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये मियर बेड प्लान से जुदा मामला है। जल्दी जाओ और पूरी जांच करो। जी जी, मैं अभी जाता हूँ, लॉर्ड। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो डीमन तेजी से पैलथा और वहां से निकल गया। एक पाल भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। इधर डीमन सप्रेशन डिपार्टमेंट में गुकिंग फेंग चेन की नींद सो रहा था जब एक डैंडेलायन उसकी तरफ उड़ के आया। वो उसके चेहरे से किताब हटाने की कोशिश कर रहा था। गुकिंग फेंग ने आंखें मिची और पूछा, बोयाओ, क्या चाहिए? वो डैंडेलायन फट गया और उसकी जगह कुछ अल्फाज लिखे हुए उभार आए। सूरज निकलने से पहले मैं तुम्हारा इंतजार 10 माइल स्लोप पार करूंगा। गुकिंग फेंग उठ बैठा और बोला, उफ, कितनी गंदी हैंडराइटिंग है। रात हुई और गुकिंग फेंग अपनी उस मीटिंग पॉइंट पार पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखा बो याओ पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। बो याओ ने थोड़ी पर हाथ रखा और पूछा, आ गए? आज रात तुम अपने मिशन में कामयाब क्यों नहीं हुए? गुकिंग फेंग पास आया, जब हाई ली और बोला, हाँ ऐसा ही है। वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गई थी। बो याओ झटके से खड़ा हुआ और चिल्लाया, क्या कहा, ट्यून? बो याओ ने सोचा। उसकी नजर गुकिंग फेंग के पंथ की तरफ गई। कहीं हेवन डिवावरिंग डीमन बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? गुकिंग फेंग को लगा वो कोई अजीब इंसान है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गर्जा, क्या गो रहा है? मेरा जिस्म आजकल ठीक नहीं रहता, मैं देर रात तक जाग नहीं सकता। तुझे किसने कहा था इतनी देर से मिशन डीन को? तो मेन सो गया। बो याओ हैरान रह गया। सो गया? तू सो गया? बो याओ ने गुस्से में चिल्लाया, कमीने, तू सच में सो गया?
तुझे पता है आज रात ली टियानरेन को बुलाने के लिए मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है? एक जायंशन रियल डीमन उसकी वजह से मर गया। और तू यहाँ मुझे बोल रहा है कि तू सो गया था। बो याओ तो सच में गुकिंग फेंग की वजह से पागल होने वाला था। गुकिंग फेंग ने अपनी नाक खुजलते हुए जवाब दिया, हाँ सच में सो गया था। तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, तुम नहीं समझोगे। इंसानों के लिए नींद बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।